आ रहा है कि जब आप जज के माथे पे लगी हुई मोहर, एक गैर नज़र ना आने वाली, जो एक मोहर नज़र नहीं आती उस पर वो माथे पे लगी हुई है हर किसी, आप बता सकेंगे कि इस बेंच ने क्या फैसला दिया। अब तो कोई इसमें मुश्किल होती नहीं। आप देखते हैं बेंच, और बेंच को कहते हैं ये तो गवर्नमेंट के हक़ में गया, ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गया, ये फरीक के किसी के, और ये आप बिल्कुल इसकी पेशगोई कर सकते हैं कि कौन सा फैसला आएगा। सर आईनी, ये जो आईनी बेंच है, इसके जो जजेज हैं उनके माथों पर कौन सी मोहर है, आपको कौन सी नज़र आई? देखें, दो मोहरें हैं। एक वो लोग हैं, वो कबीला, वो उस कबील के दो कबीले हो गए। एक वो कबील है जो कि चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की रिवायत पे चलते हैं, और उनका ये वो जजेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट से, जो इस अदालत से बाहर है, जो इस अदालत से उस अदालत में बैठी है, उस बिल्डिंग में बैठी है जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, या उधर बैठी हुई है इसके पार जो कि सदर है, और उसके आगे बहुत सारे दफातर हैं एग्जेक्टिव के, और ये अदालत उस दरमियान। अब ये अदालत की मुनीर की ट्रेडिशन थी कि वो तकरीबन हर फैसला मेजर और बड़े बहुत बड़े फैसले उसने किए, मैं उसका अर्ज़ करता हूँ, वो अक्सर हुकूमत की मंशा जान के और वो करते। मिसाल के तौर पे उनका बहुत बड़ा फैसला जिसने पाकिस्तान की तकदीर की को एक तरफ मोड़ दिया, वो था मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में। मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में सिंध हाई कोर्ट ने एक प्रोविज़न एक इस नतीजे पे पहुंची थी कि जो तमीज़ुद्दीन ख़ान की असम्बली थी उसको गलत रिस्टोर किया, बहाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, सिंध हाई कोर्ट ने गलत किया। सिंध चीफ कोर्ट था उस वक्त, सिंध चीफ कोर्ट से वो अपील गई सुप्रीम कोर्ट में। तमीज़ुद्दीन ख़ान साहब गैस स्पीकर थे असम्बली के, उन्होंने कहा कि ये मेरी असम्बली गलत बर्खास्त हुई है। उस पर जो तमीज़ुद्दीन केस में फ़ैसला दिया चीफ जस्टिस मुनीर और उनके साथियों ने, उन्होंने कहा कि ये जो शिक थी 221A जिसके तहत ये रिट जारी हुई थी, ये रिट भी गलत जारी हुई थी, क्योंकि 221A को असम्बली ने तो पास किया था, गवर्नर जनरल ने उस पर दस्तखत नहीं थे किए। अब वो इसमें मुनीर की अक्सरियत थी और अक़लियती जजमेंट जस्टिस AR कॉर्नेलियस ने की। अब उसके बाद मुनीर 200 केस में जस्टिस मुनीर ने मार्शल लॉ को, जो सबसे पहले बिल्कुल जायज़ करार दिया गया और आइन के मुताबिक करार दिया गया, वो भी मुनीर की जजमेंट थी 200 केस में 1958 में। जब 1958 में लगा दिया मार्शल लॉ अयूब खान ने, उसको सबसे पहले मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाली जजमेंट मुनीर की स्टेट वर्सेस 200, उसके अल्फाज थे, मैं अंग्रेज़ी में वो सुना दूँ एग्जैक्ट, और फिर मैं उर्दू में करूँ। A successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government. यानी आप अगर बगावत कर दें और बगावत कामयाब हो जाए आपकी, तो ये दुनिया सारी में तस्लीम किया जाता है कि ये लीगल चेंज हुआ है गवर्नमेंट का। अब ये यहाँ तक ये मुनीर। अब कॉर्नेलियस ने उधर डिसेंट किया था, इधर भी मुख्तलिफ 200 में भी उसकी राय थी। उसकी राय ये थी
کہ مارشل لاء کو تو ہم چاہے نکال نہیں سکتے، پر یہ ایک چیز ہم بتا سکتے ہیں، مارشل لاء کوئی ہو، عوام کے رائٹس جو ہیں ان کو نہیں مسل سکتا مارشل لاء۔ تو یہ اب آپ دیکھیں گے کون سے منیر کے چلنے والے ہیں، پیروکار ہیں، اور کون سے کارنیلیس کے ہیں۔ اچھا سر، اس ٹائم کارنیلین ججز آر انڈر پریشر ان دس بلڈنگ، جسٹس منیر صاحب نے اس وقت بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو ریاست کو بچانے کے لیے کیا جائے، وہ بے شک غیر آئینی ہو، تو وہ ریاست کو بچانے کے لیے کیا جائے تو جائز ہے سر۔ وہ اب بھی تو ریاست کو بچانے کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک جو فرقہ ہے جو ملک میں جو ہے فساد برپا کر رہا ہے، تو ہم اس سے ریاست کو بچا رہے ہیں۔ نہیں، وہ جواز تو یہی ہوتا ہے، جواز تو یہی ہوتا ہے۔ وہ اس پہ یہ عرض کر دوں، ایک تو لارڈ ایٹکنز کی ایک ججمنٹ ہے بڑی مشہور، لیورسیج ورسز اینڈرسن 1941 کی، جب برطانیہ جنگ میں جرمنی کے ساتھ بالکل ملوث تھا، اور بیٹل آف برٹن بھی ہوئی تھی، اور جہازوں سے جرمنز نے بہت کاری وار لگائے تھے برطانیہ پہ۔ تو اس وقت انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ کیا جس میں حکومت نے یہ کہا کہ یہ نقصان جو ہوا ہے، کسی کا نقصان ہو گیا تھا جنگ کی ادائیگی کی میں اپنی دفاع کرنے کے صورت میں، اور اس ساری مارکے میں ایک بندے کا نقصان ہو گیا، اس نے عدالت میں کہا جی میرا نقصان کیوں کیا؟ گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے، یہاں ہر چیز چھوڑو، یہاں اٹ از اے نیسیسری، یہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کہ نقصان کا نہ سوچیں۔ جسٹس ایٹکن نے، لارڈ ایٹکن نے کہا کہ it is never it can never be held that our judgments will go silent when the guns start firing۔ ان کا یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہماری ججمنٹس کو آپ سائلنٹ کر دیں گے اور ہماری جورسڈکشن تنگ کر دیں گے کیونکہ بندوقیں کو جنگ شروع ہوگی۔ جنگ ہو یا امن ہو، ہمارے قوانین جو ہیں اور جو حقوق ہیں ہماری جنتا کو، وہ موجود رہیں گے، وہ فعال رہیں گے۔ تو یہ اب نظریہ ضرورت جس ملک نے بھی کام کیا ہے معاشرے نے، وہ اس کو نقصان ہی ہوا۔ اعتزاز صاحب، ایدی امین کا جو فوج کا قانون تھا سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا، یوگنڈا کی سپریم کورٹ نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ابھی ایک ماہ پہلے ہی۔ تو ہمارے امین الدین صاحب کی جو آئینی بینچ ہے، یہ ہمارے سویلین کے فوجی عدالت میں ٹرائل کے بارے میں کیا فیصلہ کر رہی ہے؟ تو آپ کو ایدی امین اور امین الدین صاحب کے کچھ اپروچ میں فرق نظر آئے گا؟ یہ تو آپ کا خاص ملکہ ہے، یہ اس قسم کی ربط نکالنا، اور اچھا سوال ہے، پر جو کورٹ روم میں ہو رہا ہے آج صبح تک، تو وہ ذرا لگتے تھے کہ ابھی انہوں کو فیصلہ کرنا کچھ مشکل نظر آیا، بٹ بعد کا جو حصہ ہے بحث کا، اس میں وہ بڑے مطمئن نظر آئے ہیں۔ تو بڑے خوش ہوئے ہیں کیونکہ جسٹس منیب کے فیصلوں پہ تنقید ہوئی، اور پھر 63A کا حوالہ دیا گیا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا۔ تو جاتے جاتے سلمان راجہ صاحب نے آئینی بینچ کو خوش تو کر دیا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ قوم کو تو نہیں ہوگا، اچھا، بینچ کو ہی ہوگا، ملک کو تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ جو روایت ہے جس کا میں نے بتایا، 2 روایات ہیں، اس میں یہ قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا منیر کی روایت نے۔
कॉर्नेलियस वाले जज अभी कुछ दबाव में है, पर मैं ये समझता हूँ कि जो एक चीज़ जो बड़ी एहतियात से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि जब ये महसूस हो कुछ ऐसे अनदेखे हाथों को, कुछ ऐसी खलाई मखलूक को, ये अल्फाज जो दोनों मैंने लिए हैं इस्तिलाह, अनदेखे हाथ, खलाई मखलूक, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर जा रहे थे, वापस आके एक दफ़ा पहले जब आए तो वो अनदेखे हाथ और खलाई मखलूक जो है वो उन्होंने सबक नहीं सीखा बदकिस्मती से, तारीख से। जरदारी साहब ने सीख दिया। और हमारे जो लोग हैं और जो सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं उनमें भी अक्सर ने नहीं सीखा, और वो ये है जो सिविलियंस को याद रखना चाहिए खासकर कि जब किसी कमांडिंग हाइट ऑफ द स्टेट, ये एक इस्तिलाह है जो लेनिन ने, व्लादिमीर इलिच लेनिन ने 1919 या 20 में इस्तेमाल की थी कि आप अगर रियासत किसी पे कब्ज़ा करें तो कमांडिंग हाइट्स पे उनके कब्ज़ा आपका मुसल्लत होगा, तसल्लत होना बड़ा ज़रूरी है। अब कमांडिंग हाइट्स में एक जुडिशरी है कि रूल ऑफ लॉ और जस्टिस का जो फंक्शन है उसको कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये एलीट कैप्चर अगर हो ऑफ द कमांडिंग हाइट्स एंड उसमें कैप्चर हो जाए अदालत का, कोई सिविलियन कर जाए, फौजी से वो तो करते हैं कि ये करेगा, वो ज़ियाउल हक हो, वो अयूब खान हो, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, वो उससे वो मुतमईन होते। बट जो खलाई मखलूक, अनदेखे हाथ जो डीप स्टेट है वो उस पर राज़ी नहीं होते, वो उस पर परेशान हो जाते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी इसलिए नहीं लगी थी कि उसने कोई कत्ल किया था, वो तो केस आपने सुन लिया 44 साल 45 साल बाद ही, और वो ज़ीरो कर दी जजमेंट। उसको फांसी इसलिए लगी थी शहीद को कि उसने 6ठी तरमीम और 7वीं आईनी तरमीम में 1976 में उसने जुडिशरी पे पूरा कंट्रोल कर दिया, ये इसी तरह पूरा कंट्रोल कर दिया। और ये मंजूर नहीं था, ये इनको डीप स्टेट को, खलाई मखलूक को, जो आप ये खलाई मखलूक और अनदेखे हाथ बीसियों के हज़ारों मरतबा टीवी पे चला चुके हैं, तो ये ऐसा कोई नया नाम नहीं जो बीच में से काटा जाने वाला हो। अब इस पे वो जो है खलाई मखलूक, ये मियाँ नवाज शरीफ को सोचना चाहिए। नवाज शरीफ को निकाला इसलिए नहीं गया था जब कि वो उसने कोई इसहाक खान के हजूर कोई गुस्ताखी कर दी थी, उसको निकाला इसलिए गया था कि उसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था जिसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई किसी को सज़ा नहीं हुई। वो सज़ा हुई 2-4 MPs को उन्होंने, मियाँ मुनीर और अख्तर रसूल वगैरह को 2-4 को करके, और कोई बड़ा नहीं पकड़ा था। ये खलाई मखलूक को पसंद नहीं था और उनको ख़तरा था कि ये बीबी शहीद की गवर्नमेंट क्यों निकाली गई। इतने इल्ज़ामात लगाए, रेफरेंसेस हुई, 7 रेफरेंसेस हुई 1990 में, 11 मुकदमे आसिफ जरदारी पे, इंक्लूडिंग उन्नड़ केस, वो किताब, वो बम बांध के, टांग पे बम बांध के और बाहर जाने का, एक ताजिर को से पैसे हथियार लेने का। वो इसलिए हुई थी कि हमने अपने जजेस लगाए, हमारे जजेस भी फारिग हुए और हम भी फारिग हुए। हमने अपने जजेस
खलाई मखलूक और अनदेखे हाथों से हट के उनको बगैर उनकी मुखालफत पे हमने जजेस लगा दी। अब वो जजेस निकालने का एक तरीका था कि हमें भी निकालें और मार्शल लॉ लगाएं या एमरजेंसी लगाएं या 58(2)B होता था। तो 58(2)B से वो गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दी। ये जो कमांडिंग हाइट आज हमने ले ली है और हर तरफ से ये अनदेखे हाथों को ये जब ये महसूस होगा कि ये तो हर तरफ से इन्होंने 6 के 7 जज सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं, 12 जज आ जाएंगे पंजाब में, 10 कितने आ रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में, ये 12 आ गए हैं कराची में। ये तो हर फैसला जो है ये तो अपने हक में कराते जाएं। तो ये और ये 20 साल तक ये जजेस रहेंगे। ये एक उन्होंने रेड लाइन मुझे लगता है अनदेखे हाथों और खलाई मखलूक की रेड लाइन क्रॉस कर दी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जजेस ज़्यादातर लगाए ही खलाई मखलूक ने, इसमें जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के तो इतने लोग नहीं हैं या इतनी उनकी मर्ज़ी नहीं है जितनी खलाई मखलूक की मर्ज़ी है इन जजों की तैनाती के अंदर। फिर खलाई मखलूक के लिए हमने आसान कर दिया है, हमें तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी है उसने कोई सबक नहीं सीखा भुट्टो के अदालती कत्ल से? नहीं, सबक तो बहुत सीखे हैं पर ये सबक शायद नहीं सीखा कि वजह क्या थी। भुट्टो को कत्ल ना भुट्टो ने कत्ल किया था, ना उस पर कत्ल का इल्ज़ाम, ना कोई शहादत थी। वो तो किया था जबर अदालत ने, फैसला तो न था। तो इसमें सबक हमारे सीखने का जो था वो यही था कि हम कवानीन बनाते हुए पार्लियामेंट के ज़रिए जाए रादर दैन ऑर्डिनरी। ये हमने सीखा पार्लियामेंट के। लेकिन अब पार्लियामेंट को एक चीज़ और हमें सीखनी चाहिए थी, वो ये कि पार्लियामेंट में जब तक बहस ना हो वो कानून देर पा नहीं होता। बहस वो उस पर पूरा आप देखिए हमने कितनी अमेंडमेंट्स पास की, नवाज शरीफ और हमने मिल के अमेंडमेंट्स पास की, लेकिन वो उन पे ख़त्म कर दी गई। इसमें जो आप ये जो है 18वीं तरमीम में लोग कई उसमें खलल और गलतियां बताते हैं। क्यों हुई कोई गलती जो हुई? क्योंकि उस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। एक कमेटी बैठी रही 29 सेनेटर्स और MNAs की, जॉइंट हाउसेस की कमेटी, उसने को 8 महीने लगाए, बड़ा अच्छा मुसवदा उसने पेश किया। 29 बड़े सीनियर लोग थे, ऐसा जफर साहब मरूम भी थे उसमें और 17वीं में भी थे और 17वीं में भी थे। पर अब उस 18वीं तरमीम में चूँकि बहस ही नहीं होने कोई मुझे याद है कि मैं पंजाब असेंबली में था, एक बिल पे बड़ी बहस हो रही 4-5 दिन बहस होती रही। वो जब मंजूर होने वाला था और सारों ने एक इत्तफाक राय खड़ा कर ली, तो एक साहब चौधरी सही मोहम्मद मंडी बहाउद्दीन से वो पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने क्या पंजाबी में सीधा, वो जनाब स्पीकर तुम ये 5 दिन बहस करते रहे हो और मेरे जरा मेरी कुल्ली मतलब मेरी जो झोंपड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। वो ऐसा परेशान कौन उसका था कि सबने देखा कि वाकई इसमें वेलफेयर की कोई स्कीम नहीं है और वो बिल लॉ मिनिस्टर ने वापस लिया और कहा कि मैं। अच्छा सर, आखिर में ये बताएं कि आपकी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को क्या हो गया? क्या वो भी बिक गए? बट गए।
اور بٹ گئے ہیں جو کہ اس کو وہ تو بڑے متحد ہیں سر, وہ تو کدھر کوئی نہیں بٹے ہوئے. نہیں بٹ گئے پر ان میں ان کو آج کنونشن کوئی کر رہے ہیں یہ وکلاء لاہور میں. لیکن بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ دیکھیں میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہماری وکلاء تحریک سے ایک سبق جو اندیکھے ہاتھوں خلائی مخلوق نے سیکھا وہ یہ کہ ایسے کرو, ایسی پالیسیاں بناؤ اور ایسی کوششیں کرو کہ وکلاء میں تقسیم آ جائے, ہمیں چیلنج نہیں ہو. جوڈیشری میں تقسیم آ جائے, ہمیں چیلنج نہیں ہو. اور میڈیا میں تقسیم آ جائے, ہمیں چیلنج نہیں ہو. ان تین پہ انہوں نے یہ 15 سال فوکس کیا ہے. 15 سال کی محنت ہے. ہم اپنی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں جو 2009 میں کامیاب ہو گئی تھی. اب یہ 15 سال جو وہ 2009 سے ہے, اس میں بڑا کیلکولیٹڈ انداز سے یہ اس پہ کوشش ہوئی ہے اور آج وہ پھل اس کا کاٹ رہے ہیں. آج ڈیپ اسٹیٹ اس کا پھل کاٹ رہی ہے. یہ جو سپریم کورٹ بار نے ڈی ایچ اے سے معاہدہ کیا ہے اپنی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے, اگر آپ صدر ہوتے تو کرتے ڈی ایچ اے سے ایم او یو؟ نہیں کیا کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے. وہ ان کے جو پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ کا معاہدہ کیا ہے اچھا, وکیلوں کی اسکیم کے, ہاں ڈی ایچ اے ان کو ڈیولپ کر کے دے رہا ہے, تمام کمرشل ایریا ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا گیا. اچھا, اگر آپ ہوتے تو ڈی ایچ اے سے ایم او یو سائن کرتی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کرتا, مجھے اس معاہدے کا علم نہیں ہے. اور اگر وکلاء کے انٹرسٹ میں ہے تو پھر اور وکلاء کو معاشی وکلاء کو اگر پلاٹ مل جائے گا وکیل کسی کو اسلام آباد میں تو آپ کو کیا اس سے رنجش ہے؟ جب ہر کسی کو مل رہا ہے, صحافیوں کی کالونی بنتی ہے سب سے پہلے. صاحب نہیں چاہتے نہیں سر میرے خیال میں یہاں پہ انٹرویو ختم کر دیتے ہیں. تھینک یو سر.